तक पढ़ाया था अपन ने? फार्मूला लिखा था, विधानसभाओं के सदस्यों का वोट वैल्यू निकालना है, फिर सांसदों का। आज लिखेंगे अपन उम्मीदवार के नाम, उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन। पूरा ध्यान दें, देखो एक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 का है। ठीक, देखो हर एक के लिए एक अधिनियम बनाया और अधिनियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। इस एक्ट के अनुसार पहले सब जो प्रस्ताव यानी नॉमिनेट करना और सेक्रेटरी करना, इसके लिए सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अपन लिख लेते, पहले दो भी थी, फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 74 और उसकी संख्या कर दी 10। पहले दो थी, फिर कर दी 10 और ये 1977 में की। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर इनकी संख्या कर दी है 50। कब? 1997। ये क्या है? ये हो सकता है, देखो मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना हो तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं उनमें से पहले दो व्यक्ति की जरूरत होती है, किन्हीं भी 4 व्यक्तियों के लिए आप जानते हो तो आप राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकते हो। परंतु वर्तमान स्थिति क्या है? 50-50, यानी लगभग कितने व्यक्तियों को जानना जरूरी है? 100 व्यक्तियों को आप 100 व्यक्ति द्वारा अगर लिखित में दे दे यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए आप खड़े हो सकते हैं। देख राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन कौन डालते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित सदस्य इन्हीं में से कोई भी 100 व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए, 50 अलग 50 अलग, वो पहले वाले 50 नहीं होने चाहिए, यानी 50 ने प्रस्ताव दे दिया और 50 ने अनुमोदन दिया, ऐसा नहीं। 50 ने प्रस्ताव दिया तो अनुमोदन के लिए 50 दूसरे होने चाहिए। तो कभी आपने सांसद टीवी या कभी टीवी देखा हो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तब स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी उनके प्रस्तावक के रूप में उनके साथ गए थे नॉमिनेशन में। देखना बड़े बड़े नेता थे तो वो लिखित में क्या देते हैं? प्रस्तावक और अनुमोदन। ठीक, तो ये लिख लो बस, और इतनी सी बात है, कभी परिचय पूछे तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, संशोधन, ये संशोधन वो लिखना, ये मूल संविधान। एक काम करो 74 कर लेना और ये मूल संविधान। और अगर लिखना चाहो उपराष्ट्रपति पद के लिए लिख लेना, वर्तमान में 20 कितने हैं? 20। और वर्तमान स्थिति में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना है तो उन्हें 15,000 रुपये की राशि जमा करनी पड़ती है। पहले 2,500 हुआ करती थी, वर्तमान में कितनी है? 15,000। कोई बड़ी बात नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो 15,000 का बड़ी बात। सरपंच के लिए अगर खड़े होते तो कहाँ बड़ी बात, इतने पैसे खर्च होते। ठीक है, बिठा ले सभी, ध्यान रखना 100 व्यक्तियों की वर्तमान में जरूरत पड़ती है यदि आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं तो वो 100 व्यक्ति लिखित में देना चाहिए। बहुत सारे नामांकन आते हैं फॉर्म भरने के लिए, परंतु जो पूरी प्रक्रिया या जो नियम है उसके अनुसार अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, आप हेडिंग बनाइए कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों। ठीक है, तब लिखिएगा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों? आप पूरा लिखना, मैंने जो बोला है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? देखो इसमें 2-3 कारण आप सभी को याद नहीं है, सुनना है इसमें याद, लेकिन अपने देश में संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये उच्चारण मेरे से ठीक नहीं होता, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पार्लियामेंट। अपने देश में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट सिस्टम। अमेरिका से तुलना करके देखेंगे, अमेरिका में कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षात्मक। कभी लिखने में गलत हो जाते हैं। देखो संसदीय प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट, बहुत बार बता दिया मैंने, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। यानी राज्य का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो उच्चसभा और लोकसभा में या राज्य अपने देश में रहती है ना। हाँ। जैसे वहाँ विदेश मतलब जैसे बाहर अमेरिका में दोनों को क्या बोलते हैं पर नाम? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, यानी प्रतिनिधियों की सभा या प्रतिनिधियों का घर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। सीनेट वहां की राज्यसभा मानते हैं, ठीक। अब देखो अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर मान लो कि इस व्यक्ति को भी अपन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन लेते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। तो ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री उसके बराबर पावर रखता है नहीं रखता है? रखता है। क्योंकि जिसको जनता ने चुना वही जनता के प्रति जिम्मेदार है। अगर अपने देश में दोनों व्यक्तियों को जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री को जनता द्वारा चुना जाता है कि चुना जाता है? चुना जाता है। अगर जनता द्वारा राष्ट्रपति को भी चुना जाता तो फिर क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानता? नहीं मानता। क्यों मानता? क्योंकि उसको भी तो जनता ने पसंद किया। और अपना जो मॉडल है वो मॉडल है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। कैसे है? क्योंकि वहां पर भी सर्वोच्च जो शक्ति है उसकी किसके पास होती है? वो प्रधानमंत्री का। और जो वहां का राजा है, जिसे अपन क्राउन कह लेते हैं, रानी, जो वहां की सम्राट है, वो नाम मात्र है। पर ध्यान रखना, अपने देश के राष्ट्रपति को वहां के राजा से कई ज्यादा पावर है। जैसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वीटो लगा सकते हैं। वीटो मतलब समझते हैं? सभी हाँ कर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति ने मना कर दिया तो वो वीटो लग गया। कभी आपने यूएन उसमें 5 सदस्य स्थायी है और बाकी अस्थायी पढ़ा होगा कभी आपने? अगर उसमें से स्थायी सदस्य अगर मना कर रहे तो वो लेती थी। तो ऐसा ही वीटो पावर। जैसे राजीव गांधी के समय डाक बिल आया था एक, तो ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन भी कर दी, साइन करने के लिए नहीं, लेकिन उसको लौटाया नहीं क्योंकि संविधान में सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ था ये लिखा हुआ है जिससे कि राष्ट्रपति साइन करके कितने समय बाद लौटा। तो उन्होंने वो बिल प्रधानमंत्री के पास साइन करने के बाद पहुंचाया, तो उसे पॉकेट वीटो का तो अपने देश के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर अपन ने कौन सा मॉडल अपनाया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पहला कारण तो ये है कि यदि मान लो राष्ट्रपति को भी डायरेक्ट चुन लेते हैं तो क्या प्रधानमंत्री की बात मानता? नहीं मानता। दूसरा कारण, अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अपन ने जो मॉडल लिया वो किसका लिए? दो कारण। तीसरा, आप सभी को याद है कि इलेक्शन का खर्चा कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा खर्चा। और साथ ही आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए प्रोसेस कौन सी है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। वो हर किसी को समझ में नहीं आती। जब यहाँ पढ़ने वाले को नहीं आ रही है तो
1950-51 के समय कितनी शिक्षा थी? कुछ भी, शिक्षा कहाँ ज्यादा थी? और ये बताइए किसी एक व्यक्ति को सारा देश जाने, तो ये तो संभव नहीं था। उस समय गांधी जी शांत हो गए थे 48 में, 50 में पटेल शांत हो गए, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 2-4 और लोग। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि अपन डायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति का भी आए, समझ में आए। तो 2-3 कारण है, फटाफट लिखो, देखो पॉइंट बना के लिख लेना ताकि आपको समझ। संविधान सभा में बहुत इसमें वाद विवाद हुआ कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रखें कि अप्रत्यक्ष रखें, फिर अंततः फैसला लिया कि अप्रत्यक्ष रखा जाए। लिखो संविधान सभा में, अभी पॉइंट मत बनाना, अभी पहले 2-3 लाइन लिखना फिर पॉइंट बनाना। संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त विवाद हुआ था। पद्धति पर पर्याप्त विवाद हुआ था। आगे लिखना, कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो। और कुछ अप्रत्यक्ष रूप के निर्वाचन के समर्थक थे, ये चाहते थे, है ना, ऐसा लिख लो। कुछ चाहते थे कि प्रत्यक्ष रूप से हो और कुछ चाहते थे कि अप्रत्यक्ष रूप से हो। लिखना पहला पॉइंट, अप्रत्यक्ष क्यों रखा, इसका कारण लिखना है। भारत की पार्लियामेंट्री यानी संसदीय पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद लेना चाहो, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल में निहित होती है। दूसरा कारण पहले सुन लो, बताया मैंने। अगर ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता और ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष चलता नहीं चलता, फिर राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। ठीक, तो ये लाइन में देखो, यदि राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता, तो वहाँ औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करता,
बने रहना स्वीकार न करता। और उस स्थिति में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल के बीच सत्ता का संघर्ष चलता रहता। देख लिया। एक और बात करें हम, ये भी विवाद चला कि क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल सांसदों को वोट देना चाहिए, तो उसको अस्वीकार करते हुए उसमें विधानसभा के सदस्यों का भी भागीदारी ली है, याद है ना, ताकि राज्यों की भी उतनी भूमिका रहे जितनी केंद्र की। केंद्र में कौन आ जाएगी? संसद, दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। और राज्यों की भूमिका, सभी राज्यों की एवं यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभा है। ध्यान रखो, विधानसभा है ना सभी राज्यों में, तो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं। हाँ, तो फिर क्या बताएंगे? राज्यसभा की, लोकसभा की और सभी राज्यों की विधानसभाओं 28 राज्य वर्तमान में, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्या है? भंग है, यानी वहां पर अभी विधायक के इलेक्शन नहीं। 2019 से याद है आप सभी, धारा 370 रखी उस समय। सही, इसमें वोट तो वो सदस्य डालते हैं ना जो मनोनीत किए जाए। नहीं, जो मनोनीत होते हैं वो नहीं डालते। नहीं, वो अपने जैसे कि एमपी से वो 11-12 सिलेक्ट होते हैं ना, उसमें कायम होते हैं। वो राज्यसभा, लोकसभा की मध्य प्रदेश में टोटल तो याद है ना आप सभी को 545, राज्यसभा की 250। अब लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। और विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 200। इतने मध्य प्रदेश से वोट डालने जाते हैं राष्ट्रपति के लिए, मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखना, लोकसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्र के लिए, परंतु उसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी कितने सदस्यों की है? 29। और राज्यसभा में 11। इन 11 को कौन चुनता है? याद है, ये 230। और इन 230 को कौन चुनते हैं? और इन 230 में से जिस पार्टी के पास ज्यादा सदस्य होते वो कौन बनता है? समझे? ऐसे ही पूरे देश से सब राज्य में अलग अलग सीटें बटी हुई, ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है ना, इस तरह। तो इनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा सीट रही, जिस दल के पास, इसका क्या बनेगा? समझ लिखो। एक और बात और ध्यान से सुनो, देखो सुनने में ज्यादा रहेगा, लिखना कम पड़ेगा, तो परीक्षा लिखने में आसानी है। ये बताइए, यदि मान लो संसद की केवल संसद के सदस्य यानी कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य ही अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, तो ये बताइए जिस सरकार के जो सरकार सत्ता में है उसका प्रभुत्व तो बना रहता है। अब भी बना हुआ, ऐसी बात नहीं, अब भी बना हुआ। याद है ना, मोदी जी की तरफ से मतलब एनडीए ने किसको खड़ा किया था? द्रौपदी मुर्मू। सो ऐसी बात है, जीती नहीं जीती। परंतु ये स्थिति कभी ऐसी ना बने, इसलिए विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। हो सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, परंतु और राज्यों में बीजेपी की सरकार ना होते हुए अन्य दलों की सरकार हो, जैसे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही, छत्तीसगढ़ में रही, ऐसे आए समझ में? तो ये बताइए, जिस
जो सरकार है उसके दल के पास ज़्यादा सदस्य है कि नहीं? ठीक। तो विधानसभा के सदस्यों की भी भागीदारी राष्ट्रपति के चुनाव में बनी रहनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आया नहीं आया?